Welcome everybody to your first monthly current affairs video. Today we are bringing you current affairs for the month of November. आज के वीडियो is one of 3 for the month of November. इन current affairs videos में हम जो भी पढ़ेंगे will be extremely relevant to your NDA, CDS, AFCAT or any other defense examination that you're preparing for. Now that we're done with that, let us move on to our first question. पहला question है, which city was recently declared the most polluted city in the world again? इसका आंसर दिल्ली नहीं लाहौर है, बिकॉज लाहौर पहले भी बहुत बार दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर डिक्लेयर किया जा चुका है. नवंबर में जब ये हुआ था तब लाहौर का एयर क्वालिटी वाज अबव 1000. नाउ लाहौर का इतना बुरे एयर क्वालिटी और दिल्ली के इतने बुरे एयर क्वालिटी के रीजंस बहुत सिमिलर है. आई लिस्ट 3 ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई देयर एयर क्वालिटी इज सो बैड. वन इज योर ऑब्वियसली क्रॉप बर्निंग. सेकेंड हो गया आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो दोनों शहरों में हो रहा है. और तीसरा हो गया आपका कार से निकले हुए एमिशंस जो हमने दिल्ली में भी बहुत देखे. नाउ दैट वी टॉक्ड लिटिल बिट अबाउट लाहौर, लेट अस टॉक अबाउट इंडिया. इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे पोल्यूटेड देश है आफ्टर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. जस्ट कीप दैट इन माइंड. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. माउंट फूजी विच रिसेंटली रिमेन्ड स्नोलेस इज लोकेटेड विद इन विच कंट्री? नाउ आई थिंक इसका आंसर हम सबको पता है. इसका आंसर है जापान. जापान का सबसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हमारे माउंटेन्स कह सकते हैं इज माउंट फूजी. बट जब भी हम देखते हैं माउंट फूजी का एक स्नो कैप दिखता है, हर फोटो में आप देख रहे हो गूगल पे, देयर इज अ वेरी फेमस स्नो कैप दैट इट हैज. बट यहाँ पे लिखा गया है इट रिसेंटली रिमेन स्नोलेस. आई विल टेल यू द रीजन बिहाइंड दिस. एवरी ईयर व्हेन इट स्नोज इन जापान ऑब्वियसली माउंट फूजी रिगेन्स इट्स स्नो कैप. इस साल क्या हुआ, स्नो वॉज डिलेड बाय 1 मंथ. तो ये जो 1 मंथ का डिले था दैट मीन दैट माउंट फूजी जितने टाइम के लिए स्नोलेस था दैट वाज द हाईएस्ट इट हैज बीन इन 130 ईयर्स. पिछले 130 साल में सबसे ज्यादा टाइम के लिए माउंट फूजी स्नोलेस था, विच इज वाई वी कॉल्ड इट स्नोलेस. रिसेंटली रिमेन स्नोलेस इन द क्वेश्चन. नाउ लेट अस लर्न अ लिटिल बिट मोर अबाउट जापान. जापान इज एन आर्किपेलागो. आर्किपेलागो मतलब अ कंट्री दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट आइलैंड्स. 3-4 अलग अलग आइलैंड्स दैट आर मेकिंग अप अ कंट्री. उस कंट्री को हम आर्किपेलागो बोलते हैं. अब जापान के 4 मेजर आइलैंड्स क्या है? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशू. ये जापान के हमारे 4 मेजर आइलैंड्स है जिससे जापान बनता है. सेकेंड पॉइंट है जापान इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है? हम सब जानते हैं मोनार्की क्या होता है, जिसमें एक मोनार्क होता है, किंग या क्वीन. दैट इज व्हाट अ मोनार्क इज कॉल्ड. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है? जब आपके पास मोनार्क हो उसके साथ देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी हो जैसे पार्लियामेंट. नाउ दैट इज व्हाई द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द मोनार्क, किंग और क्वीन एंड द पार्लियामेंट इन दिस कंट्री, विच इज व्हाट द सिस्टम जापान फॉलोज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the name of the campaign recently launched in India to raise awareness about dyslexia? Dyslexia, I think everybody has heard that term. अपनी जिंदगी में एक बार तो सुना ही होगा आपने. इसका आंसर है बी, एक्ट फॉर डिसलेक्सिया. हम थोड़ा सा और डिसलेक्सिया के बारे में जानेंगे. डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है. लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब आप जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग होता है ये उसको नेगेटिवली अफेक्ट करता है, विच इज वाई वी से इट अफेक्ट्स योर रीडिंग, राइटिंग एंड स्पेलिंग. अब हम सबके दिमाग में एक एग्जाम्पल आ रहा होगा एंड यूर ऑल करेक्ट. ईशान अवस्थी फ्रॉम तारे ज़मीन पर ऑल्सो हैड डिसलेक्सिया एंड उस मूवी में बहुत एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया गया है कि डिसलेक्सिया कैसे होता है. अब देखोगे तो वो अपने बुक्स में डी और बी को उल्टा लिख देता है, बहुत सारे लेटर्स को वो उल्टा लिख देता है. एंड वेन एवर देयर समथिंग रिटन ऑन द बोर्ड द लेटर्स कम ऑफ द बोर्ड एंड उसके दिमाग में सारे जम्बल हो जाते हैं, which is a very accurate representation of what a person with dyslexia goes through. So I think that is all you guys need to know about dyslexia. Obviously ये campaign का aim था dyslexia के बारे में awareness बढ़ाना लोगों में, देश में. Okay, हमारा next question है which day is celebrated as Ayurveda Day in 2024? इसका आंसर मैं आपको हिंट दे देती हूँ. धनतेरस पे पड़ता है आयुर्वेदा डे. धनतेरस पे सेलिब्रेट किया जाता है. इस साल वो था 29 अक्टूबर पे. नाउ हम आयुर्वेदा डे के बारे में थोड़ा जानते हैं. आयुर्वेदा डे ऑब्वियसली इज सेलिब्रेटेड टू प्रमोट दिस एंशिएंट प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा दैट वी हैव इन आवर कंट्री. उसको प्रमोट करने के लिए, उसका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये डे डिक्लेयर किया गया है. एंड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम आई वुड वांट यू टू नो
कौन सा आयुर्वेदा डे था, विच वॉज 9th आयुर्वेदा डे था, एंड इसका थीम क्या था? थीम था आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ. दिस इज ऑल दैट इज रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. ओके, आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज मरापी वोल्केनो जो रिसेंटली इरप्ट हुआ था कौन से देश में पाया जाता है? इसका आंसर है सी, इंडोनेशिया. नाउ आई टेल यू द रीजन. जो 3 ऑप्शंस है ना हमारे क्वेश्चन में, जापान, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया, ये हमेशा न्यूज़ में क्यों रहते हैं फॉर अर्थक्वेक एक्टिविटी, वोल्केनिक एक्टिविटी क्यों रहते हैं? ये इसका रीज़न ये है कि दीज all 3 countries are situated on something called the Pacific Ring of Fire. ये क्या होता है? ये Pacific Ring of Fire denotes the areas जिसमें बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स मिलते हैं साथ में. ठीक है, बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स साथ में मीट करते हैं, कोलाइड करते हैं, और ये एक्टिविटी के वजह से दिस गिव्स बर्थ टू वोल्केनिक एंड अर्थक्वेक एक्टिविटी. व्हेन दे कोलाइड, एक दूसरे के ऊपर नीचे जाते हैं, उसके वजह से ये जो देश इन मीटिंग पॉइंट्स के ऊपर सिचुएटेड है उनमें बहुत सारा वोल्केनिक अर्थक्वेक एक्टिविटी होगा. आप देखोगे जापान इज एवरी अदर ईयर देयर इज अ बिग अर्थक्वेक इन जापान. दिस इज द रीजन व्हाई दैट हैपेंस. अब यहाँ पे आपके पास थोड़े से और हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है फॉर द टाइप्स ऑफ वोल्केनोज. आई वुड रिकमेंड आप सब एक बार टेक अ ग्लांस एट इट जस्ट टू रिफ्रेश योर ज्योग्राफी. Now, our next question is, which country became the second BRICS nation after India to reject China's Belt Road Initiative? इसका आंसर है ब्राज़ील. अब हम थोड़ा सा जानेंगे ब्रिक्स के बारे में और चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव के बारे में. ब्रिक्स एक समिट होता है. इस साल ये रशिया में मनाया गया था, रशिया में हेल्ड था. ब्रिक्स का इंडिया इज वन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स. ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर, एज फार एज आई नो, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. अब ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक कमिटी है, इंटरनेशनल कमिटी है, जहाँ पे ऑल ऑफ दीज कंट्रीज कम टुगेदर, मीट एंड टॉक अबाउट देयर कॉमन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और ये सारी कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज है. इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्रीज है, ब्राज़ील भी एक डेवलपिंग कंट्री है. ऑल ऑफ दीज आर डेवलपिंग कंट्रीज एंड व्हेन दे कम टुगेदर दे टॉक अबाउट द कॉमन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ देयर डेवलपिंग नेशंस. नाउ बेल्ट रोड इनिशिएटिव क्या है? बेल्ट रोड इनिशिएटिव आप पिछले 10 सालों में देखोगे इंडिया और चाइना के बीच में जितना भी इंटरनेशनल रिलेशंस की बात है, हॉट टॉपिक रहा है बेल्ट रोड इनिशिएटिव. बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना ने अनाउंस किया था. उसका एम ये था कि एशिया को बाकी दुनिया से हम कनेक्ट करें थ्रू बिल्डिंग अ नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन ऑल दीज कंट्रीज. इसमें ऑलमोस्ट 140 कंट्रीज इंटरेस्टेड है और उन्होंने ऑलरेडी स्टेप्स ले चुके गए हैं इस इनिशिएटिव के टुवर्ड्स. नाउ इंडिया इज वेरी डेड अगेंस्ट दिस, ऑब्वियसली, बिकॉज दिस विल मीन दैट चाइना गेट्स अ लेवल ऑफ डोमिनेशन इन द एशियन रीजन. एंड देयर आर नंबर ऑफ रीजंस व्हाई इंडिया इज अगेंस्ट द बेल्ट रोड इनिशिएटिव. एंड इंडिया इसको पहले ही रिजेक्ट कर चुका है. इसके अंडर एक बहुत फेमस आई वुड से प्रोजेक्ट था CPEC. आप सबने सुना होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो इंडिया वाज डेड अगेंस्ट इट. रीजन बीइंग, वी स्टेटेड दैट इट एसेंशियली इज एनक्रोचिंग इनटू आवर नॉर्दर्न टेरिटरी. ये जो कॉरिडोर है वो हमारे नॉर्दर्न टेरिटरी में एनक्रोच करके जा रहा है, विच इज व्हाई वी आर अगेंस्ट इट. एंड आई थिंक दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द बेल्ट रोड इनिशिएटिव. हम थोड़ा सा और ब्रिक्स के बारे में जानेंगे. आई वुड रेकमेंड फॉर योर एग्जाम आप ये पढ़ ले कि ब्रिक्स के ओरिजिनल मेंबर्स कौन है, अब तक कितने मेंबर्स रह चुके हैं. एंड टॉकिंग अबाउट 2024, हमारे पास 4 देश हैं जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है ऑफिशियली: इजिप्ट, UAE, इथियोपिया एंड ईरान. एंड सितंबर में टर्की ने एप्लीकेशन दिया है, दो इट इज नॉट ऑफिशियली ज्वाइंड येट. उनका अगला क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट स्टेट रिसेंटली लॉन्च द इनिशिएटिव राइटर्स विलेज? इसका आंसर है B, उत्तराखंड. उत्तराखंड ने इसे देहरादून में लॉन्च किया था इस साल. मेन थिंग यू नीड टू नो अबाउट इट इज इट वाज आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर राइटर्स एंड आर्टिस्ट टू गिव देम अ कॉमन स्पेस टू कम टुगेदर, कोलैबोरेट एंड क्रिएट मोर ऑफ देयर वर्क. ओके, नाउ दैट वाज द कोर ऑफ दिस क्वेश्चन. आपको थोड़ा सा और उत्तराखंड के बारे में जानना है तो हमने मेजर फेस्टिवल्स ऑफ उत्तराखंड यहाँ लिस्ट कर रखे हैं. Just to increase your knowledge, it is not very relevant from your exam standpoint. If you want to increase your knowledge, you can go through them once. Moving on, हमारा अगला क्वेश्चन,
ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस इनिशिएटिव कोलंबिया में किस इवेंट पे लॉन्च हुआ था? इसका आंसर है COP16, नॉट 26, COP16. United Nations Biodiversity Conference. The answer is C. Now I'll tell you a little bit about COP. वो क्या होता है? It is a yearly conference where जितने भी member countries हैं, they come together for the sake of the environment. अब environment क्यों? Because we know that climate change is just such a pressing topic in today's world. तो ये सारे countries उसके sake के लिए आते हैं to fight against climate change, collaborate on their efforts against climate change, and find new solutions to the rising problem of climate change. तो ये इसका main aim है. The running aim for this summit is climate change. If you want to know a little more about this year's conference, we've stated 3 main goals of this year's conference right here. So you can go through them once. Okay? Okay. आपका अगला question है, which institute has developed a new non-toxic molecules for treating Alzheimer's disease? I think we all know a little bit about Alzheimer's. हम आगे जाके थोड़ा सा और उसके बारे में बात करेंगे. तब तक के लिए इसका आंसर है D, IISER पुणे. अब IISER पुणे ने Alzheimer's के लिए नॉन टॉक्सिक ट्रीटमेंट डेवलप किया है obviously. Now we will talk a little bit about Alzheimer's. I think all of us know that Alzheimer's is a disease related to memory that affects your memory. Alzheimer's एक यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूरोडीजेनरेटिव डिसीज होता है जो आपके जिसका बड़ा सिम्टम होता है प्रॉब्लम इन रिमेंबरिंग योर रीसेंट इवेंट्स. आई थिंक यू ऑल नो दिस. A little more information I'll give you is that Alzheimer's आपके mental processes को बहुत negatively affect करता है. Not only your memory but बाकी mental processes like your bodily coordination, आपका रीजनिंग एबिलिटी हो गया, ये दोनों भी और भी बहुत सारे मेंटल प्रोसेस होते हैं जो एडवर्सली अफेक्ट होते हैं इसके वजह से. ठीक है. एंड 60 to 70% केसेस ऑफ डिमेंशिया आर रूटेड बैक टू एल्जाइमर्स. ठीक है. Now, I think that is all you need to know about this. Moving on, mission of manuscripts. कौन से मिनिस्ट्री ने एस्टैब्लिश किया है? इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. Now, why has Ministry of Culture done this? Because considering that our country has one of the largest amount of manuscripts in the world, in Ministry of Culture का ये एम था कि हम इन manuscripts को प्रिजर्व करें एंड प्रमोट करें. अब manuscript के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. Manuscripts क्या होते हैं? As written here, handwritten composition on paper, bark, cloth, metal and palm leaf or any other material dating back at least 75 years. Now, I'll tell you one thing, manuscripts are very different from what we know as historical record. दोनों में difference क्या होता है? Manuscripts और historical records के लिखने के पीछे intentions दोनों के बहुत अलग होते हैं. Historical records का, as the name suggests, it is for recording something any event that has happened in history. अब for example, Mughals आए, they took over one kingdom. Somebody who was alive during that time, उन्होंने उसको record कर लिया and preserve कर लिया. That is a historical record. For the point of writing it is कि ये हुआ, मैंने इसको record कर लिया for future people to know. Now, manuscript का point ये नहीं होता है. Manuscript is purely related to knowledge gaining and knowledge share करने के लिए. तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स इसलिए आप देखोगे योगा के ऊपर लिखे हैं, मैथमेटिक्स के ऊपर लिखे हुए हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और ऑन लैंग्वेजेस, देयर ऑन एस्ट्रोनॉमी. ऑल ऑफ दीज आर नॉलेज बेस्ड टॉपिक्स. ऑल ऑफ दीज आर फॉर स्प्रेडिंग एंड रिकॉर्डिंग नॉलेज, नॉट फॉर रिकॉर्डिंग इवेंट्स दैट हैव हैपेंड. तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स और आपके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में डिफरेंस होता है. ओके, दैट इज ऑल यू नीड टू नो हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th जॉइंट एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 2024 कौन से 2 देशों के बीच में हुई थी? इसका आंसर है बी, इंडिया एंड इंडोनेशिया. गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है हर साल. ये उसका 9th एडिशन था. नाउ एनी मिलिट्री एक्सरसाइज दैट यू सी in your preparation, what I want you to do is I want you to remember the names of the countries जिन्होंने इसमें पार्ट लिया है और वो कहाँ हुआ है इस साल एंड कौन सा एडिशन था उसका. ठीक है. Now, just to increase your information about हमारे इंडिया के military exercises with other countries, I'll give you some more exercises with where they happened and किस countries के साथ हुए हैं. I want you to remember these. पहला हो गया हमारा युद्ध अभ्यास जो इंडिया और US के साथ हुआ था राजस्थान में इस साल.
नेक्स्ट था सूर्य किरण, दैट वाज बिटवीन इंडिया एंड द नेपालीज आर्मी. नेक्स्ट इज अल नगा विच इज बिटवीन इंडिया एंड ओमान, दोनों के आर्मीज के बीच में. फिर है हमारा मैत्री एक्सरसाइज जो इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुआ, इस साल हुआ था मेघालय में. नेक्स्ट वी हैव मित्रा शक्ति विच हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. दिस ईयर इट टुक प्लेस इन श्रीलंका. Next, we have multinational FTS exercise, which took place with India and 18 other Asian countries. And इस साल ये पुणे इंडिया में हुआ था. Next, lastly, we have nomadic elephant, जो मंगोलिया और इंडिया के बीच में होता है. Okay, next question. इंडिया और किस कंट्री ने 2026 को ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड AI डिक्लेयर किया है? इसका आंसर है बी, स्पेन. इंडिया और स्पेन ने इसे कोलैबोरेशन में 2026 को एज अ ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिक्लेयर किया है, ऑब्वियसली टू स्ट्रेंथन देयर बायलैटरल टाइज. क्वेश्चन है, विच कंपनी विल डिप्लॉय एडवांस बिल्डिंग टेक्नोलॉजी फॉर द ग्लोबल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट इन फ्रांस? इसका आंसर है सी, L&T. L&T इज लार्सन एंड ट्यूब्रो. ये कंपनी फ्रांस में ग्लोबल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट के लिए ये टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करेगी. ऑल यू नीड टू नो हियर इज कि ये प्रोजेक्ट क्या है जो फ्रांस में हो रहा है. द प्रोजेक्ट इज ट्राइंग टू एसेंशियली मिमिक द फ्यूजन प्रोसेस जो हम सन में देखते हैं. सूरज में जो फ्यूजन प्रोसेस हम देखते हैं, हम उसको अर्थ में मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं टू क्रिएट एनर्जी, बिकॉज एनर्जी इज सो मच इन डिमांड. हम इसीलिए फ्रांस में ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. इसरो ने इंडिया का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कौन से लोकेशन में लॉन्च किया था? इसका आंसर है सी, लेह लद्दाख. Now I'll tell you a little bit about analog space missions because they're different from your traditional space missions. Analog space mission में क्या होता है कि they happen right here on Earth. ये space में नहीं होते हैं, they happen right here on Earth. Why? We simulate हम क्या करते हैं? We simulate space के extreme conditions right here on Earth. हमने अभी क्यों किया था? Because we wanted to train astronauts for challenging space environments before we actually send them there. इसलिए ये सिमुलेशन अर्थ पे किया जाता है. थोड़ा सा और वील गेट टू नो अबाउट दिस मिशन. ये मिशन कोलैबोरेशन था इसरो, AK स्पेस स्टूडियो, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख एंड IIT बॉम्बे के साथ. मूविंग फॉरवर्ड, इसका पर्पस हम जान लेते हैं. पर्पस था कि हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को टेस्ट कर ले, ह्यूमन साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी को टेस्ट कर ले, एंड स्ट्रैटेजीज फॉर लॉन्ग टर्म स्पेस मिशन जो ज़्यादा टाइम तक चलेंगे स्पेस में, उनके लिए हम स्ट्रैटेजीज डेवलप कर ले. Now we'll get to know a little more about ISRO. ISRO was formed on 15th August 1969 and उसका headquarters कर्नाटका में है. And obviously first satellite हमारी आर्यभट्टा ISRO ने ही डेवलप की थी. Moving forward, the first Asian Buddhist Summit began. इसका आंसर है, ऑप्शंस आर मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता एंड वाराणसी. इसका आंसर है न्यू दिल्ली. ये पहला एशियन बुद्धिस्ट समिट हुआ था. इसका एम क्या था? इट इज ऑब्वियसली टू प्रमोट द बेसिक टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म विच आर पीस एंड स्पिरिचुअलिटी, एंड दिस ऑल्सो बॉट टुगेदर लीडर्स एंड प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम अक्रॉस एशिया टू इंडिया. नाउ वील गेट टू नो अ लिटिल मोर अबाउट बुद्धिज्म. यहाँ पे एज इट इज रिटन, देयर आर three canonical texts in Buddhism which are based on the direct teachings of Buddha. पहला है आपका विनय पिटका, दूसरा है आपका सूत्र पिटका, and lastly you have your Abhidhamma Pitaka. All of these are directly based on the teachings of Buddha. That is all you need to know here. Question is, which Indian woman scientist was appointed as the president of the International Brain Research Organization? इसका आंसर है B, Shubha Tole. She was appointed as the head of this organization, and your organization basically delves into neuroscience research is all you need to know. Next, our question is, International Biosphere Reserve Day 2024 is observed on which date? इसका आंसर है C, 3rd November को. And all you need to know here is कि इस बार का थीम क्या था? इस बार का थीम था Sustainable Living Through Preserving Biodiversity. And पहला Biosphere Reserve was Yellowstone National Park in USA. बहुत famous है ये. Now, what is the aim of Biosphere Reserve Day? Obviously, it is to raise awareness on the protected natural areas essential for our biodiversity conservation. India में 18 Biosphere Reserves है total, and उसमें से 15 are internationally recognized. I'll give you some major Biosphere Reserves. I would want you to read up on all of them.
नाउ आपका पहला हो गया नीलगिरी, देन यू हैव योर नंदा देवी, वी ऑल्सो हैव a Sundarban, which is in West Bengal. Now, these are only 3. I wanted to read up on the rest 15 just to keep it in your mind, keep it in the back of your mind. Moving on to our next question. Replicas of Konark Chakra were recently installed in which Indian location? इसका ऑप्शंस है पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट एंड गेटवे ऑफ इंडिया। इसका आंसर है राष्ट्रपति भवन। ये राष्ट्रपति भवन में इंस्टॉल किए गए थे। थोड़ा सा और जानेंगे कोणार्क चक्र क्या होता है। ये इज बेसिकली सिंबॉलिक ऑफ आवर सन गॉड सूर्य, उनके चैरियट को सिंबलाइज करता है ये। इसको हम जिस टेम्पल से लाए हैं, कोणार्क टेम्पल, सन गॉड का जो टेम्पल है, वो एक यूनेस्को रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे देखो 1984 में उसको रिकग्नाइज किया गया था। इट इज यूनेस्को रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आई थिंक दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस टेम्पल एंड आवर कोणार्क चक्र, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, 7th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस किस शहर में बिगिन हुआ था? इसका भी आंसर है बी, न्यू दिल्ली। इस साल न्यू दिल्ली में ये सेशन होल्ड किया गया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? एज रिटन हियर, इट एम्स टू strengthen international cooperation for sustainable solar energy initiatives. We all know solar energy बहुत sustainable source of energy है, तो ताकि इंटरनेशनली सारे कंट्रीज इसके टूवर्ड्स वर्क करे, साथ में कोऑपरेट करे, ये उसके लिए अलायंस है। नाउ इसके एम्स क्या है? आई विल टेल यू। इस अलायंस के एम्स ये है, इम्प्रूव एनर्जी एक्सेस, इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी, ड्राइव ट्रांजिशन टू क्लीनर एनर्जी सिस्टम्स, क्लीनर मतलब इको फ्रेंडली, जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है, एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सोलर पावर जनरेशन, बिकॉज सोलर पावर इज एक्सट्रीमली, आप देखोगे सोलर पावर के मैकेनिज्म्स इंस्टॉल करना, उनको रखना बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो ये कॉस्ट रिड्यूस करना अराउंड द वर्ल्ड इज वन ऑफ देयर एम्स, मेन एम्स। मूविंग फॉरवर्ड, ओके, नाउ वी हैव अ लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन। इनके 120 फुल मेंबर्स है एंड आर्मेनिया इसका लेटेस्ट मेंबर है। इंपॉर्टेंट मेंबर्स जान लेते हैं थोड़े। इंडिया हो गया, ब्राजील, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जर्मनी, जापान, एंड वी ऑल्सो हैव UAE एंड द UK एज योर इंपॉर्टेंट मेंबर्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब इनके हम एक हमारे लिए रेलेवेंट हो सकता है एग्जाम के लिए कि डायरेक्टर जनरल कौन है? आशीष खन्ना। प्रेसिडेंट कौन है इस साल? इंडिया, एंड को प्रेसिडेंट इज फ्रांस। Moving forward, which country's Mount Levotovilaki volcano erupted recently? इसका भी आंसर as we have seen before is Indonesia. एंड यहाँ पे हमने आपको रिंग ऑफ फायर जो बताया है, जोग्राफिक लोकेशन ऑफ रिंग ऑफ फायर, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है विच आई हैव एक्सप्लेन टू यू ऑलरेडी। एक बार आप, if you still want to revise, you can read through it. Now, जो इंडोनेशिया में वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, दैट इज अ टाइप ऑफ कंपोजिट वॉल्केनो, एंड ये कंपोजिट वॉल्केनो हम आपको और एग्जांपल दे देते हैं। कंपोजिट वॉल्केनो, माउंट फूजी इन जापान इज अ कंपोजिट वॉल्केनो, मेयन वॉल्केनो इन फिलीपींस इज अ कंपोजिट वॉल्केनो, एंड सो इज योर माउंट वेसुवियस एंड स्ट्रोम्बोली इन इटली। ये दोनों भी कंपोजिट वॉल्केनोस हैं। मूविंग फॉरवर्ड, Anish Sarkar from West Bengal became the youngest player in which field? इसका आंसर है chess. He has been recognized, he's the youngest FIDE recognized chess player, and let me tell you, his age is just 3 years. But there's something to think about. Moving forward, which word did Collins Dictionary declare as word of the year 2024? इसके आपके ऑप्शंस है AI, ब्रैट, इको एंजाइटी एंड जेनजी। लेट मी टेल यू, इसका आंसर है ब्रैट। ब्रैट का मतलब क्या होता है? ब्रैट आप ऐसे बच्चे को बुलाते हो जो किसी की बात नहीं सुनता, बहुत अनोइंग होता है इन जनरल, एंड बहुत मिसबिहेव करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अ चाइल्ड हू बिहेव्स बैडली एंड अनॉयज यू। ये सुन के सबके दिमाग में एक ना एक बच्चा आया ही होगा, क्योंकि सबके जिंदगी में कोई ना कोई ब्रैट होता ही है। So brat is your word of the year 2024 as per Collins Dictionary. Moving forward, कर्नाटका ने एलिवेट एंड काम स्कीम्स किस पर्पस के लिए लॉन्च किए थे?
इसके ऑप्शन है एजुकेशन, हेल्थ केयर, बूस्टिंग स्टार्टअप्स एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। इसका आंसर है सी, बूस्टिंग स्टार्टअप्स। नाउ बूस्टिंग स्टार्टअप्स, ऑल यू नीड टू नो हियर, इसकी एलिवेट जो स्कीम है वो ग्रांट विल गिव स्टार्टअप्स अ ग्रांट अप टू 50 lakhs पर स्टार्टअप एंड इसके साथ में वो उनको एक्सटेंसिव सपोर्ट देगा एंड वेंचर कैपिटल नेटवर्क्स को एक्सेस देगा। वेंचर कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो नए छोटे छोटे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। एंड कान ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप्स के लिए होते हैं जो ग्रोइंग वाले स्टेज में होते हैं, एकदम भी नहीं हुए नए नहीं है इन द मार्केट, देयर इन अ स्टेज ऑफ ग्रोइंग, उसके लिए है कान। एंड कान का पॉइंट क्या है कि वो मेंटोर मेंटी कनेक्शंस बनवाएगा ताकि somebody कैन मेंटोर द ग्रोइंग बिजनेस एंड एंश्योर इट्स सक्सेस। दैट इज ऑल यू नीड टू नो। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स एंड IIT मुंबई ने कौन से एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है? इसका आंसर है डी, Su-30 MKI। नाउ ये एक बहुत वेल नोन एयरक्राफ्ट है इंडिया में। इट इज मेड बाय द रशियन कंपनी सुखोई स्पेसिफिकली फॉर द इंडियन एयरफोर्स। Let us get to know a little bit more about this aircraft. ये एक हैवी लॉन्ग रेंज ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है जिसका अनफ्यूल्ड फ्लाइट रेंज है 3000 किलोमीटर और ये एरियल रिफ्यूलिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है एंड 2 रिफ्यूलिंग के बाद इसका फ्लाइट रेंज है 8000 किलोमीटर्स। नाउ सुखोई Su-30 MKI इज अ मल्टी रोल ट्विन इंजन फाइटर जेट जो इंडियन एयरफोर्स यूज करता है ऑब्वियसली। मूविंग फॉरवर्ड, जिम्बैक्स जो इंडिया और वियतनाम का बायलैटरल एक्सरसाइज है उसका 5वां एडिशन किस लोकेशन पे हुआ था? ऑप्शंस आर चेन्नई, मुंबई, अंबाला एंड न्यू दिल्ली। इसका आंसर है अंबाला। ऑल यू नीड टू नो किसके बीच में हुआ था? इंडिया वियतनाम। कहाँ हुआ था? अंबाला में। कौन सा एडिशन था? 5th एडिशन। नाम क्या था? विम्बैक्स। रिमेंबर, और दीज आर द मेन थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। मूविंग फॉरवर्ड, कौन से देश में हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स पाए जाते हैं? इसका आंसर, इसके ऑप्शन है चाइना, रशिया, ब्राजील एंड इंडिया। आई थिंक वी ऑल गेस्ड इट। इसका आंसर है इंडिया। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो मेनली आपके लंग्स को अफेक्ट करता है बट आपके बाकी ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकता है। नाउ ट्यूबरक्लोसिस का जो मेन बैक्टीरिया है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज इन्फेक्शन, it spreads through the air when people with tuberculosis cough, sneeze or spit. Okay. इसमें थोड़े से इसके symptoms दे रखे हैं. Okay. Which country successfully launched the world's first wooden satellite, LignoSat, into space? इसके options है US, France, Japan and South Korea. Right answer is Japan. Japan ने ये wooden satellite for the first time, किसी ने wooden satellite space में भेजा था. क्यों? They wanted to explore eco-friendly space technology and they wanted to test the feasibility of using wood in space. उनको ये भी देखना था कि wood space के extreme conditions में कैसे hold up करता है. And now थोड़ा सा information इस satellite के बारे में, वो 10 centimeters है हर side पे and it weighs 900 grams. It is scheduled to orbit the earth for 6 months और फिर वो धरती के 400 किलोमीटर ऊपर उसको स्टेशन कर दिया जाएगा अप्रोक्सीमेटली। नाउ जापान के स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA, जिसका फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी इंडियन कंपनी वाज द फर्स्ट टू जॉइन यूनेप्स ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप? इसका आंसर है सी, केरन ऑयल एंड गैस। नाउ लेट अस टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। जो ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप है वो क्यों है? क्योंकि व्हेन यू थिंक अबाउट इट, मीथेन इज मोर डेडली देन कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट कम्स टू बीइंग अ ग्रीन हाउस गैस बिकॉज इट ट्रैप्स 28 times मोर हीट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर देन कार्बन डाइऑक्साइड डज, विच इज वाई जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है, इट सेज दैट स्लैशिंग मीथेन एमिशंस इन द लॉन्ग रन इज द फास्टेस्ट वे टू टैकल क्लाइमेट चेंज। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं कि जो कंपनीज हैं जो ऑयल एंड गैस में डील करती हैं, उनको प्रोड्यूस करती है, ये उनके साथ में पार्टनरशिप करते हैं एंड दे गिव देम सस्टेनेबल वेज एंड सॉल्यूशंस टू स्लैश देयर मीथेन एमिशंस इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग देयर वर्क।
Question is, which Kannada short film was nominated for an Oscar in the short film category this year? Option है The Sun Will Rise, Sunflowers Were the First to Know, Lotus Bloom and The Last Train. इसका राइट आंसर है B, Sunflowers Were the First to Know. इसके हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं. द डायरेक्टर्स नेम इज चिदानंद एस नायक एंड इसका लैंग्वेज इज ऑब्वियसली कन्नड़ा. ओके, ये 2025 ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुआ है इन द लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी. मूविंग फॉरवर्ड, हम थोड़ा सा ऑस्कर्स के लिए इस साल के ऑस्कर्स के बारे में जान लेते हैं. 2024 के विनर्स के बारे में. बेस्ट एक्टर मिला किलियन मर्फी को, बेस्ट एक्ट्रेस मिला एमा स्टोन को एंड बेस्ट मूवी मिली ओपेनहाइमर को, जो आप सबने देखी होगी. मूविंग फॉरवर्ड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रोकोडाइल कैसियस कौन से देश में मरा रिसेंटली? इसका ऑप्शंस है ब्राजील, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए. लेट मी टेल यू, द आंसर इज सी, ऑस्ट्रेलिया. कैसियस पास्ड अवे इन ऑस्ट्रेलिया दिस ईयर. ही वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रोकोडाइल. लेट मी टेल यू, इसका हाइट था 18 फीट एंड ही वेड अबाउट 1300 किलोग्राम. इसका लाइफ स्पैन व्हेन ही डाइड ही वाज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 120 इयर्स ओल्ड. नवंबर 2024 में ही पास्ड अवे. हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया ने हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा रैंक अचीव किया? ऑप्शंस आर 90th, 60th, 83rd एंड 70th. इसका करेक्ट ऑप्शन है 83rd रैंक हमने अचीव किया हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में. मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देती हूँ. हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या है? ये एसेंशियली आपके पासपोर्ट के स्ट्रेंथ को मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ हाउ मच ट्रैवल फ्रीडम योर पासपोर्ट हैज़. कैसे मेजर करता है? फॉर एग्जांपल, कितने कंट्रीज ने आपको ऑन अराइवल वीज़ा दे रखा है, कितने कंट्रीज ने आपको वीज़ा फ्री कर रखा है. उसके हिसाब से दैट डिसाइड्स हाउ मच ट्रैवल फ्रीडम यू हैव एज अ, फॉर एग्जांपल, इंडियन सिटीजन इंटरनेशनली. तो वी हैव 83rd रैंक हियर. इसका सबसे पावरफुल पासपोर्ट क्या है? सिंगापुरियन पासपोर्ट, जिसको वीज़ा फ्री एक्सेस 195 कंट्रीज में मिल रखा है. सबसे मैं आपको वीकेस्ट बता दूं, अफगानी पासपोर्ट है अकॉर्डिंग टू देम. ये एक यूनाइटेड किंगडम लंदन बेस्ड कंपनी है जो रैंक करती है ग्लोबल पासपोर्ट्स को. मूविंग फॉरवर्ड, कौन से लोकेशन सऊदी अरेबिया के कौन से लोकेशन में रिसेंटली स्नोफॉल विटनेस किया गया पहली बार? ऑप्शंस रियाद, मक्का, अल-जोफ एंड जेडा. इसका आंसर है सी, अल-जोफ, जो एक डेजर्ट रीजन है सऊदी अरेबिया में. दे रिसेंटली एक्सपीरियंस स्नोफॉल फॉर द फर्स्ट टाइम. अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नाबी कहाँ इनॉग्रेट हुआ? आंसर्स, ऑप्शंस बेंगलुरु, हैदराबाद, पंजाब एंड मुंबई. राइट आंसर इज मोहाली, पंजाब में ये इनॉग्रेट हुआ गया था. थोड़ा सा नाबी के बारे में जान लेते हैं. नाबी क्या है? इट इज बेसिकली, इसका फोकस क्या है कि दे यूज बायोटेक्नोलॉजी टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल फूड एंड न्यूट्रिशन इन द लॉन्ग रन. ये यहाँ पे लिखा हुआ है. अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्मार्ट इंसुलिन डेवलप्ड फॉर डायबिटीज ट्रीटमेंट? इसका आंसर है बी, NNC-2215. ये एक स्मार्ट इंसुलिन है जो लोगों को अपने डायबिटीज मैनेज करने में ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा. वेयर दिस बेसिकली ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल के हिसाब से आपके बॉडी में इंसुलिन रिलीज करता है. As it is written here, it adjusts your insulin release based on your blood glucose levels. Now इसका स्ट्रक्चर यहाँ दे रखा है. यहाँ पे थोड़ा सा डायबिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है, जो एक क्रॉनिक डिजीज है. When your pancreas can no longer make insulin. इंसुलिन क्या होता है? It is a hormone that regulates your blood glucose in your body. Moving forward, who became the first Indian boxer to win a WBF world title? Your options are Vijender Singh, Mary Kom, Mandeep Jangra and Hawa Singh. इसका राइट आंसर है मनदीप जंगरा. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर जिसने एक वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का टाइटल जीता. उसने ये कौन से कैटेगरी में जीता? सुपर फेदरवेट कैटेगरी में जीता अगेंस्ट अ ब्रिटिश बॉक्सर. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम एन इंडियन बॉक्सर हैज वन अ टाइटल देयर. यूपी गवर्नमेंट प्लान्स टू एस्टैब्लिश special education sector model special economic zones in how many districts? Options है 3,
5, 6 और 8। इसका राइट आंसर है 6 डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एस्टैब्लिश होंगे। थोड़ा सा स्पेशल, अच्छा पहले हम जान लेते कौन से ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स है। लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर एंड बुंदेलखंड। ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे SEZ एस्टैब्लिश होंगे। SEZ क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ये होते हैं जहाँ पे आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए यू गेट सर्टेन टैक्स कंसेशंस। जैसे आप पे यहाँ पे सेल्स टैक्सेस नहीं लगेंगे फॉर एग्जांपल। तो दे आर डिजाइन टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, जनरेट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। So one way of attracting investment is obviously to reduce your taxation. Okay, that marks the last question of our video today. I hope you understood everything that was taught here and you'll revise everything effectively. Next video, we'll continue discussing the rest of November's current affairs. And thank you for watching, and I'll see you in the next one.